क्योंकि जब आप व्यूइंग करने के लिए जाते हो ना, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि भाई ये वाली वॉल लग तो ठीक रही है, क्या पता उस वॉल के पीछे कोई बड़ा सा क्रैक। तो ये सारी चीजों का आपका डायरेक्ट डेबिट जो है वो सेट होता है, तो इसलिए ये वाली कॉस्ट जो है वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप घर खरीदते। इसके बाद जो अगली कॉस्ट है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और नया दिन नया व्लॉग ऑफ आवर होम बाइंग सीरीज। होपफुली आप लोग हमारी सीरीज जो है वो एंजॉय कर रहे होगे। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में, ताकि अगर आप यूके में अपना घर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको हमारी वीडियोस देख के थोड़ी बहुत गाइडेंस मिले और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि आपको कैसे आगे चीजें करनी है। और आज की जो वीडियो है वो भी इसी से रिलेटेड है। यूके में जब आप घर लेने का प्लान करते हो ना, स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम बायर, तो आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन कौन सी हिडन कॉस्ट होती है। आप एक घर की वैल्यू देखते हो, आप डिपॉजिट इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो, आगे चल के जब आप प्रोसेस करते हो तो आपको पता नहीं होता, कुछ ना कुछ हिडन कॉस्ट निकल के आती है और फिर आपकी जो प्लानिंग है वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो यहाँ पे हर चीज में ना पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन एक चीज में पैसे नहीं लगते हैं, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो जो सब्सक्राइब का बटन है वो फटाफट दबा दो, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिले और हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो जब आप यूके में अपना घर खरीदने का प्लान करते हो ना, सबसे पहले आप देखते हो कि यूके में घर की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया भाई 300,000 घर की वैल्यू है, ठीक है। अब आपने अपने वीजा के अकॉर्डिंग या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की और आपने देखा कि आपको कितना डिपॉजिट इकट्ठा करना पड़ेगा, 10%, 15%, 25%, तो आप वो डिपॉजिट इकट्ठा करने में लग जाते हो। फिर आप घर का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आगे चल के और भी हिडन कॉस्ट होती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कौन कौन सी हिडन कॉस्ट होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी, लैंड टैक्स के बारे में। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? स्टैंप ड्यूटी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इंपोज्ड है, जो प्रॉपर्टीज के ऊपर होती है, अप टू ए सर्टेन वैल्यू, ठीक है। अगर आप यूके में फर्स्ट टाइम बायर हो तो स्टैंप ड्यूटी आपके लिए फ्री है फॉर द प्रॉपर्टी वैल्यू अप टू 425,000। इतने तक की वैल्यू पे स्टैंप ड्यूटी जो है वो फ्री होती है। इसके बाद 425,000 से लेके 625,000 तक में जो बीच का 200,000 का डिफरेंस है, उसके ऊपर आप 5% की स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे करते हो। तो मान लो अगर आपका घर 500,000 का ले रहे हो यहाँ पे, तो 500,000 माइनस 425,000, रिमेनिंग इज 75,000। इसके ऊपर आप 5% जो है वो स्टैंप ड्यूटी पे करोगे यहाँ पे। तो ये स्टैंप ड्यूटी का चक्कर होता है अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है या फिर आपके नाम पे और कहीं अब्रॉड में प्रॉपर्टी है और यहाँ पे आप सेकंड होम ले रहे हो, तो आपको स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे फिर सेकंड होम वाली देनी पड़ेगी। उसका जो कैलकुलेटर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में वैल्यू लगा के कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी आपको स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे देनी पड़ सकती है। तो सबसे पहली जो है ये वाली हिडन कॉस्ट होती है, जो कि लोग जो है वो काफी ज्यादा सोच लेते हैं कि यार ये घर की वैल्यू है, इतना डिपॉजिट, इतना ये सब, और घर ले लेंगे। लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो है वो काफी मेजर रोल यहाँ पे प्ले करती है और वो काफी बड़ा चंक होता है और उस पर आप लोन भी ले सकते हैं, वो आपको सेविंग से देना पड़ता है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है यहाँ पे कन्वेंसिंग फीस। दैट मीन्स सॉलिसिटर की जो फीस होती है, यहाँ पे जो लॉयर होते हैं जो ये सारा काम करते हैं आप लोगों के लिए, प्रॉपर्टी का खरीदने का, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें ना काफ़ी चीज़ें होती है। जब आप यहाँ पे किसी भी सॉलिसिटर से कोट लेने जाते हो तो वो आपको एक पैकेज बना के देता है। पैकेज के अंदर सारी चीज़ें होती है, जैसे सर्चेज हो गए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, या फिर कोई उनकी लीगल फीस है। तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से सॉलिसिटर के पास आप जा रहे हो, कितनी उसकी फीस है। अगर आप थोड़ा सा शॉप अराउंड करोगे तो आप सस्ता सॉलिसिटर भी यहाँ पे हायर कर सकते हो और महंगे सॉलिसिटर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो डिपेंड करता है कितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है, उनकी लीगल फीस कितनी है। सर्चेज जो होते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्चेज होते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मान लो ड्रेनेज का कोई सर्च है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर का कोई सर्च है, तो ये सारे सर्चेज होते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप अपने पैसे जो है वो अलग से सेपरेट सेव करके रखना। तो अराउंड 3 से 4,000 पाउंड आपके लग सकते हैं सॉलिसिटर के ऊपर, जो कि कन्वेंसिंग फीस के अंडर आता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आती है वो आती है सर्वे की कॉस्ट। तो डिपेंड करता है आप यूके में पुराना घर ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, तो उस पर कई बार क्या होता है, कोई पोटेंशियल इश्यूज तो नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है घर के अंदर। क्योंकि जब आप व्यूइंग करने के लिए जाते हो ना, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि भाई ये वाली वॉल लग तो ठीक रही है, क्या पता उस वॉल के पीछे कोई बड़ा सा क्रैक हो, वो पेंट पूंट मार के ठीक किया गया हो, या फिर कोई स्ट्रक्चरल में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो अगर बहुत ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर सर्वेज यहाँ पे आप करवा सकते हो। वो आपको सॉलिसिटर एडवाइस करता है कि कौन सा सर्वे इंपॉर्टेंट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आप यहाँ पे न्यू बिल्ड हाउस लेते हो तो न्यू बिल्ड के साथ जनरली आपको एनएचबीसी या प्रीमियर गारंटी या फिर एलएबीसी आपको वारंटी मिलती है, स्ट्रक्चरल वारंटी, जो कि 10 साल की होती है। और स्टार्टिंग में न्यू बिल्ड जो है, जो बिल्डर होता है वो भी आपको 2 साल की वारंटी देता है, ताकि कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं तो वो आप ठीक करवा सको। इसी के साथ साथ आप सर्वे में और भी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू बिल्ड ले रहे हो
यहाँ पे तो न्यू बिल्ड में एक प्री कंप्लीशन इंस्पेक्शन होती है, मतलब आपने जो घर है वो अभी कंप्लीशन डेट नहीं हुई है, उससे पहले आपको प्री कंप्लीशन इंस्पेक्शन करवानी है, वो करवा सकते हो, उसकी भी अलग से कॉस्ट होती है। या फिर अगर आपने घर ले लिया उसके बाद स्नैगिंग सर्वे करवाना है आपको प्रॉपर, तो स्नैगिंग सर्वे में क्या होता है, कई बार कुछ घरों में ना चीजें आपको दिखती तो अच्छी है लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ डिफेक्ट होते हैं, तो वो आप एज अ होम बायर आपको नहीं पता चलता, वो प्रोफेशनल जो बंदा होता है वही चेक कर सकता है। तो वो चीजें जनरली करवा लेनी चाहिए जब आप न्यू बिल्ड लेते हो। यहाँ पे पुराने घरों में भी प्रॉब्लम आती है, नए घरों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये जो सर्वे की कॉस्ट है ये भी आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप घर लेते हो। यहाँ पे इसमें भी कुछ कुछ पैसे आपके लग सकते हैं, तो ये जो सर्वे कॉस्ट है वो भी आपको कंसीडर करके चलनी चाहिए जब आप यूके में अपना घर लेने का प्लान करते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो यार, यहाँ पे रहने की जगह तो हर किसी को चाहिए होती है, चाहे आप यहाँ पे एज अ जॉब करने के लिए आ रहे हो या फिर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे, सितंबर इनटेक आने वाला है, और अगर आपने अपनी एकोमोडेशन यहाँ पे बुक नहीं की है, तो आपको पता ही होगा यूके में इतने राइट्स वगैरह चल रहे थे आजकल, तो एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम्बर स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेफ होती है, सिक्योर होती है, 24/7 वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एकोमोडेशन जो है ना वो पहले से ही बुक कर लो, सिक्योर कर लो। यूनिवर्सिटीज के पास होंगी, आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के ऊपर कॉस्ट आपकी बच जाएगी, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी एकोमोडेशन में मिल जाएगी। जितनी जल्दी बुक कर लोगे उतनी अच्छी आपको एकोमोडेशन मिलेगी, अपने बजट में मिलेगी। जितना लेट करोगे एकोमोडेशन के जो ऑप्शन है वो कम हो जाते हैं, और सिर्फ एम्बर स्टूडेंट ही नहीं, बाहर की एकोमोडेशन भी आपको बहुत महंगी मिल सकती है। सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि यहाँ पे आपको जो रेंट देना होता है उसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, यूटिलिटी के पैसे इंक्लूडेड है, और जो रेंट है वो इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन होती है वहां पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपका एक पीयर ग्रुप बन जाता है, आपको ज्यादा लोनलीनेस नहीं होती जब आप अब्रॉड से यूके में आते हो। इसी के साथ साथ रूम के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे कि बेड हो गया, मैट्रेस हो गई, वार्डरोब हो गई, एक स्टडी टेबल है, चेयर है, शेल्फ्स हैं, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। साथ ही साथ टॉयलेट भी आपके कई कई बार जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अपने रूम के अंदर होते हैं, ऑन स्वीट की तरह। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, और पढ़ाई करने की एक डेडिकेटेड जगह होती है। तो मेक श्योर जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपनी एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन जो है वो बुक कर लो। और साथ ही साथ यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो आई विश यू गुड लक। चलो अब वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके बाद जो अगली कॉस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अगली जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं वैल्यूएशन कॉस्ट। वैल्यूएशन कॉस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई घर देखा यहाँ पे खरीदने के लिए, उसकी वैल्यू 300,000 है फॉर एग्जांपल, आप 300,000 पे 10% अगर आप डिपॉजिट दे रहे हो 30,000 पाउंड, बाकी का जो 270,000 पाउंड है उसके ऊपर आपको मॉर्गेज लेनी पड़ेगी। लेकिन बैंक जो है वो अपनी एक असेसमेंट करता है, बैंक जो है वो उसकी वैल्यूएशन करेगा प्रॉपर्टी की कि वो 300,000 वर्थ है या नहीं है। तो अगर बैंक को लगता है हाँ 300,000 वर्थ है, तो वो फिर आगे आपको मॉर्गेज का प्रोसेस वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बैंक वैल्यूएशन करेगा ना उस प्रॉपर्टी की, उस वैल्यूएशन की फीस आपको देनी पड़ सकती है। तो वो बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है, 100 पाउंड से 200 पाउंड के अराउंड हो सकती है। लेकिन ये जो कॉस्ट है वो भी आपको एक, जब आप घर लेते हो ना यहाँ पे, तो आपको एक एक्सपेंडिचर एक शीट बना के रखनी चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे आपकी कॉस्ट लग सकती है, कितना आपको यहाँ पे अरेंज करना है। जनरली जब आप फर्स्ट टाइम बायर हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर एक चीज के पैसे जोड़ के रखना, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज में कितने पैसे लग सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो यही है, आपको एक आइडिया देना कि आपको कहाँ कहाँ पे पैसे जो है वो आपके लग सकते हैं। तो एक वैल्यूएशन कॉस्ट जो है वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी एक्सपेंडिचर में। इसके बाद जो अगली कॉस्ट है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉर्गेज अरेंजमेंट फीस। तो जब आप मॉर्गेज यहाँ पे लेते हो किसी भी लेंडर से, आप एक मॉर्गेज ले रहे हो, उस पर आप ईएमआई तो दोगे ही, लेकिन जो आप मॉर्गेज का प्रोडक्ट ले रहे हो ना उसकी एक अरेंजमेंट फीस भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन के वो कौन सा प्रोडक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्रोडक्ट पे 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एक कोई दूसरा प्रोडक्ट है लेंडर के थ्रू, उस पे आपको 4.5 इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए आपको 999 पाउंड, 1000 पाउंड, 1500 पाउंड, जो भी लेंडर ने फीस एक उसके ऊपर रखी हुई है, वो फीस आपको पे करनी है। तो वो फीस या तो आप अपफ्रंट भी पे कर सकते हो या फिर आप अपनी मॉर्गेज में भी ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 300,000 की मॉर्गेज ली, तो 300,000 में वो 999 पाउंड ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप ऐड करवाते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ द मॉर्गेज टर्म आप वो जो 999 पाउंड है उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो ये आपको देखना है कि आपको अपफ्रंट फीस पे करनी है ताकि आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े, या फिर आपको मॉर्गेज में ऐड करवाना है। ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता मॉर्गेज में ऐड करवा के, 1000 पाउंड पे क्या ही इंटरेस्ट का डिफरेंस पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में दे सको तो आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, लेकिन ये वाली कॉस्ट भी आपको नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी कि हाँ 1000 पाउंड हो सकता है आपको अरेंजमेंट फीस, मॉर्गेज अरेंजमेंट फीस जो है वो देनी पड़ जाए जब
जब आप अपनी मॉर्गेज यहाँ पे लोगे। इसके बाद जो अगली कॉस्ट है वो एक मैंडेटरी कॉस्ट होती है, जो होती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की। यहाँ पे जनरली आप बोल सकते हो उसको होम इंश्योरेंस, बिल्डिंग एंड कंटेंट इंश्योरेंस बोला जाता है यहाँ पे। अब उसमें होता क्या है, आप कोई भी घर लेते हो ना, उस पर मैंडेटरी है आप उस घर के ऊपर एक बिल्डिंग इंश्योरेंस लो, लेकिन बिल्डिंग इंश्योरेंस के साथ साथ आपको कंटेंट इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए। कंटेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके घर के अंदर जितने भी मतलब सामान रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, वॉशर ड्रायर है या वॉशिंग मशीन है, कोई भी अप्लायंसेस भी है, तो उन सारी चीजों के ऊपर एक इंश्योरेंस जो है वो आप पे करते हो पर मंथ का। तो डिपेंड करता है कितने का कंटेंट है, उसके ऊपर कितनी जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है। अब इसके बाद अगली जो कुछ कॉस्ट ऐसी है वो तब आती है जब आप प्रॉपर्टी में मूव करने वाले होते हो या फिर मूव कर लिया होता है आपने। तो सबसे पहली जो कॉस्ट आती है वो मूविंग कॉस्ट आ जाती है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, आपको रिमूवल कंपनी अरेंज करनी पड़ेगी जहाँ पे भी अगर आप रेंट पे रह रहे हो, अगर वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा सामान है, क्योंकि यूके में ना कई बार घरों के अंदर रेंट पे भी आपको अपना सामान लेना पड़ जाता है, तो वो सामान आपको नए घर में शिफ्ट करना है, पूरी रिमूवल कंपनी को हायर करना है, या कोई आपको वैन हायर करनी है, उसमें सारा सामान लोड करना है, लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, तो मूविंग कॉस्ट एक आ जाती है, तो वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आप घर में मूव कर जाते हो तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने मूव कर लिया है। उसके बाद यूटिलिटी की कॉस्ट आती है। यूटिलिटी में गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट का बिल, वाटर बिल, ये सारे जो बिल होते हैं ये आपको पे करने होते हैं पर मंथ। काउंसिल टैक्स बिल, तो ये सारी चीज़ों का आपका डायरेक्ट डेबिट जो है वो सेट होता है। तो इसलिए ये वाली कॉस्ट जो है वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आप घर खरीदते हो तो ये वाली कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है। और इसके बाद अगर आप कोई हाउस नहीं ले रहे यहाँ पे या फिर आप फ्लैट ले रहे हो, तो फ्लैट जो होते हैं वो जनरली यहाँ पे लीज होल्ड होते हैं। तो यहाँ पे लीज होल्ड फीस भी हो सकती है, जैसे कि ग्राउंड रेंट हो गया, सर्विस चार्ज हो गया, या फिर कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज हो गया वहाँ पे, या लीज होल्ड जो आपकी लीज है वो उसको एक्सटेंड करने का एक्सटेंशन फीस हो गई। तो ये सारी फीस भी हो सकती है अगर आप यहाँ पे कोई फ्लैट लेते हो। यहाँ पे जनरली जो आप प्रॉपर्टी लेते हो उस पर ये फीस नहीं होती है, बट अगर आप यहाँ पे न्यू बिल्ड हाउस ले रहे हो तो न्यू बिल्ड जो कम्युनिटी होती है, जो एस्टेट होती है, उनकी एक एस्टेट फीस होती है जनरली एनुअली। तो जिस एस्टेट में आप रह रहे हो उस चीज को वो मेंटेन कर पाए तो उसकी एक फीस हो सकती है, तो ये फीस भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद जो लास्ट कॉस्ट आती है वो आती है फर्निशिंग एंड डेकोरेटिंग की कॉस्ट। मान लो आप यहाँ पे कोई बहुत ही पुराना घर ले रहे हो तो उसको आपको पूरा रिफर्ब करवाना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट जो है आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। भाई इसमें 15-20 हज़ार पाउंड जो है आराम से लग सकते हैं। या फिर अगर कोई आप नया घर ले रहे हो या फिर घर डिसेंट अच्छा घर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको फर्नीचर वगैरह फर्निशिंग करवाना, पेंट पूंट करवाना, काफ़ी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों की कॉस्ट भी जो है आपको पूरा अच्छे से बजट करके रखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी कॉस्ट है ना जो मैंने आपको बताई है, जनरली यही कॉस्ट होती है। बाकी इसके अलावा अगर सेकंड होम ले रहे हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उस केस में कुछ डिफरेंट आपकी कॉस्ट पड़ सकती है जो आपको सॉलिसिटर बताएगा। लेकिन जनरली ये सारी कॉस्ट होती है जब आप यहाँ पे यूके में अपना घर लेते हो। और आपको ध्यान में रखना चाहिए ये कॉस्ट आपको पहले से ही पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी बजटिंग अच्छे से कर पाओ, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाओ। तो यार ये थी आज की वीडियो, और होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने कमेंट जरूर करना यार वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो भी आप कमेंट करते हो ना वो हम नोट डाउन करके रखते हैं और अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको हेल्प मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो फ्री है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।